हेलो फ्रेंड्स, आपने जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है उसके सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये टेस्ट आपको कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना है तो उसका नाम है ऑनलाइन एग्ज़ाम सीरीज़। उसका लिंक ये है, आपको यहाँ पे जाके अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले रजिस्ट्रेशन का ये एक इंटरफेस है, इसमें आपको अपना नाम, लास्ट नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेट, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल आपको फिल करके रजिस्टर करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको लॉगिन करना है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन पे जा सकते हो। लॉगिन करने के बाद वही आपको मेल एड्रेस डालना है या फोन नंबर, पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर लेना। देन आप वहां पे जाके जो अब एग्जाम चल रहा है उसका लिंक मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, और बाकी आप वेबसाइट पे जाओगे तो अपना आपके जो भी लेटेस्ट एग्जाम है उसमें आप एग्जाम को सेलेक्ट करके एग्जाम दे सकते। आज इस वीडियो में जो संडे को एग्जाम हुआ था उसके सोल्यूशन देखिए, प्रॉपर सोल्यूशन है उनका, वो आज हम इस वीडियो में पूरा चेक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल में आपको आईए के एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एग्जाम में मैंने आपको दिए थे। और आपको अपनी अगर तैयारी को चेक करना है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें, ताकि एक तो हमें हमारा लेवल पता चल सके, दूसरा हमें जिस भी टॉपिक में दिक्कत है वो आपके सामने आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिज़ाइन सुपर कंप्यूटर्स इन 1960 एट कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन CDC। उस प्रोफेसर का नाम, उस वैज्ञानिक का नाम पूछा है जिन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाए थे कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन के अंदर, और कौन सा टाइम चल रहा है ये 1960। तो वो कौन थे? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नसली या सीमोर क्रे। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। फर्स्ट कंप्यूटर की भी अगर बात करें कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है दुनिया का, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है क्रे। और इसमें भी अगर हम देखें तो क्रे 6600 ये एक सुपर कंप्यूटर है, ये बनाया था सीमोर क्रे ने। इन्हीं का जो नाम है उसे इस कंप्यूटर के अंदर हमने यूज लिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमोर क्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। तो जो भी कोई प्रोग्राम है उसमें आपने कोई मॉडिफिकेशन किया, उसमें कोई चेंज किया, जैसे सम करने का कोई प्रोग्राम था, अब आप उसमें ये चाहते हो कि सब्ट्रैक्शन भी हो, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो, तो अगर ये फंक्शन आप इनमें और ऐड कर दोगे, इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दोगे, ये क्या कहलाता है? ये ऐड हम क्यों कर रहे हैं? या तो कुछ एडिशनल हमें और इसमें फंक्शन चाहिए उनके लिए, या फिर यूजर ने कुछ फंक्शन हमें बताए थे बट वो हमने इसमें ऐड करना हम भूल गए। ठीक है, हम कौन? प्रोग्रामर। जिस प्रोग्रामर को ये दिया गया है प्रोग्राम बनाने के लिए, वो इसमें अगर कोई फंक्शन, कोई भी चीज़ ऐड करना भूल जाए, बट बाद में बनने के बाद तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो एक्चुअल जो यूजर के द्वारा मांगा गया प्रोग्राम है वो बन पाएगा। इस मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं? पैचेस, एंटीवायरस, होल्स या फिक्सेस। तो एंटीवायरस तो देखो आपको पता है, वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस बनाया जाता है, वॉर्म्स को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए एंटीवायरस बनाए जाते हैं। होल्स ऐसे कुछ नहीं होता। फिक्सेस देखो क्या होता है, अगर आपके प्रोग्राम में कोई बग आ गई, कोई एरर आ गई और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चलना बंद हो गया, अब उसे सही जब किया जाएगा, सही करने के बाद वो प्रोग्राम कहलाएगा भी हमने इसको फिक्स कर दिया। फिक्सेस होते हैं किसी बग को या कोई आई हुई एरर को रिमूव करना। रिमूव करना कहलाता है फिक्स करना। रिमूव करके उस प्रोग्राम को आपने सही कर दिया, अब ये चीज़ कहलाएगी, ये प्रोसेस कहलाएगी आपने फिक्स कर दिया या फिक्सेस कर दिया। कोई भी प्रोग्राम में कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, ऑलरेडी फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब कहलाता है पैचेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा पैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरेल वेंटुरा इलस्ट्रेटर आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये है क्या? वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक है, मल्टीमीडिया है या DTP है? वर्ड प्रोसेसिंग आपने सुना होगा, नोटपैड या वर्ड पैड, जिसके अंदर टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लिखने के लिए, जो चीज़ों को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कुछ नोट्स बनाने के लिए जिन एप्लीकेशंस का यूज़ लेते हैं वो आ जाती हैं वर्ड प्रोसेसिंग में। अब लिखा है ग्राफिक, ना तो यहाँ पे ग्राफिक इमेज लिखा, ग्राफिक टेक्स्ट लिखा, कुछ नहीं लिखा। इस वर्ड का तो मतलब डायरेक्ट कोरेल वेंटुरा इलस्ट्रेटर से नहीं है। मल्टीमीडिया क्या होता है? ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, मतलब सब चीज़ें मल्टीमीडिया में आ जाती हैं, उसका संबंध भी इससे नहीं है। कोरेल वेंटुरा एक्चुअल में क्या है? फर्स्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक सॉफ्टवेयर था, एक पूरा का पूरा पैकेज था। डेस्कटॉप के अंदर काम आने वाला जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए सबसे पहली जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आई थी वो थी DTP, वो थी कोरेल वेंटुरा। इसके अंदर है क्या? तो जैसे हमने वर्ड प्रोसेसिंग में देखा, डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, टेक्स्ट को बनाने के लिए, उसमें कुछ ग्राफिक्स को ऐड करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए,
इस तरह के जो काम होते थे वो इस एप्लीकेशन पे पॉसिबल थे। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ये काम करता था और ये मोस्ट पॉपुलर पहला डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर था जो इस तरीके का काम करता था। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डीटीपी। ये एक तरह का क्या है, डीटीपी का एग्जाम्पल है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज बोल दो या फिर आप सॉफ्टवेयर बोल दो। व्हाट आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीवेयर? फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके 2 एग्जाम्पल हमें बताने हैं। विनजिप, लिनक्स, शेयरवेयर फाइल शेयरिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूल बॉक्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, गूगल टूल बार। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रीवेयर क्या होता है। ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो कि मार्केट में फ्री में अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है आपके लिए, कस्टमर के लिए फ्री अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सअप को यूज़ करते हो, ये एप्लीकेशन फ्रीवेयर है। फेसबुक भी आपके लिए फ्रीवेयर है, स्काइप वीडियो कॉल करने के लिए। तो ये सब एप्लीकेशन आपको फ्री में अवेलेबल होती है, बट आप हमेशा ध्यान रखना इसका प्रोग्राम या इसका कोड आपको उपलब्ध नहीं करवाया जाता। ठीक है, आप इसका जिस कोड के अंदर, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो प्रोग्राम लिखा गया है व्हाट्सअप बनाने के लिए, वो कोड आपको उपलब्ध नहीं करवाया जाता। आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है यूज़ करने के लिए फ्री में, इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। लिनक्स जैसे हमें पता है, लिनक्स फ्री में भी उपलब्ध है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इसका कोड हमें भी फ्री में मिल जाता है ना। लिनक्स जो है वो फ्री में भी मिलती है और कोड भी हमें मिलता है, तो फ्रीवेयर का एग्जांपल लिनक्स नहीं है। शेयरवेयर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है, शेयरवेयर भी अपनी तरह का एक वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर है, इसके भी एग्जांपल होते हैं। फाइल शेयरिंग, फाइल शेयरिंग भी देखें तो एक टर्म है, एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि हम फाइल को शेयर कर रहे हैं। ऐसा कोई एक फ्रीवेयर का नाम नहीं है, ये एग्जाम्पल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो एक अपना पूरा ऑफिस सूट बनाया गया है उसके अंदर वर्ड एक एप्लीकेशन है। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एक्सेल मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए पीपीटी को यूज करते हो आप। इसमें एक्सेस भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के लिए। पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर का सेट है ये ऑफिस, और ये पेड होता है, फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग के काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे फेसबुक की ही आप मैसेंजर ले लो, मैसेंजर जो आप यूज़ लेते हो इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है। व्हाट्सअप भी इंस्टेंट मैसेजिंग है, तो ये सारे फ्री में होते हैं। गूगल टूल बार भी आपको फ्री में दी जाती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और ये सारे बाकी जो है वो फ्रीवेयर के एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। और एक वीडियो में शेयरवेयर, फ्रीवेयर, एक होता है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये जितने भी तरह के वो सॉफ्टवेयर होते हैं इन सबको हम एक वीडियो में कवर करेंगे, तो उससे आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी ये जो सॉफ्टवेयर, इनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये क्या क्या तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉर्मल CD रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू। बात किसकी हो रही है, रोम की। रोम कौन सी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर यूजुअली बात हो रही है, इसके अंदर हम नॉर्मली कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। KB के अंदर 680 KB, बाइट्स के अंदर, MB के अंदर, या फिर GB में। देखो GB के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, और बाइट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। CD की भी बात हो रही है, CD की स्टोरेज आप याद रख करो कितना होती थी, लगभग MB के अंदर ही हम CD की जो स्टोरेज है वो लेके चलते थे। यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 680 MB। और अगर DVD की बात करें तो हम कहते थे कि इसका स्टोरेज पावर थोड़ा ज़्यादा था और ये 1 GB तक का स्टोरेज जो है वो एक्सेप्ट कर लेती थी। DVD के बाद में हमने यूज़ लिए थे रे डिस्क, जिसको ब्लू रे डिस्क के नाम से भी आप जानते हो। इसकी स्टोरेज पावर DVD से भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, मैकेनिकल एक इनपुट डिवाइस है। पहले तो आपको पढ़ते पता होना चाहिए लाइट पेन क्या होता है। स्क्रीन के ऊपर अगर आप कुछ लिखते हो तो आप उसके अंदर कुछ इनपुट कर रहे हो, एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट वाले ऑप्शन को हटा दो। फिर बोल रहे हैं कि मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक। मैकेनिकल इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड एक मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। माइक्रोफोन जो होते हैं वॉइस रिकॉर्ड वाले, इसके अंदर भी मैकेनिकल इनपुट डिवाइस ही बोलेंगे इन्हें भी। बट अगर बात करें लाइट पेन की, लाइट पेन देखो क्या होता है, उसकी जो आगे निब होती है उसमें हल्की सी लाइट निकल रही होती है और वो सेंसिटिव होती है स्क्रीन के साथ में, वो एक तरह की ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो डायरेक्ट इमेज जो प्रिंटेड होती है टेक्स्ट में उसको डायरेक्टली रीड करती है। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सिर्फ मार्क्स को पढ़ता है। OMR शीट आप भरते हो, एग्जाम देते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, इस तरीके से एक मार्क लगाते हो, ABCD, फिर B, फिर A, तो इन मार्क्स को ये रीड कर लेता है।
यहाँ पे इमेज तो प्रिंटेड ही नहीं होती, गलत हो गया। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इंक के माध्यम से जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं उनको ये पढ़ लेता है, ठीक है। यूज कहाँ पे लिया जाता है? बैंकिंग में चेक्स को पढ़ने के लिए, चेक की डिटेल पढ़ने के लिए। और फिर आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर्स जो भी पेज के ऊपर दिए जाते हैं उनको ये पढ़ने के लिए यूज में लिया जाता है OCR। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। OCR जो है वो डायरेक्टली इमेज जो भी प्रिंट होती है किसी टेक्स्ट की, या टेक्स्ट के रूप में जो एक इमेज होती है, एक पूरा वर्ड होता है, उसको ये पढ़ने के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल कीबोर्ड्स और ऑनलाइन कीबोर्ड्स आर कॉमनली प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट्स बिकॉज। आपने अगर नेट बैंकिंग को यूज़ किया है तो वहाँ पे यूज़र नेम वाला जो एक कॉलम होता है, आप उसमें डायरेक्टली भी लिख सकते हो। उसके सामने कीबोर्ड बना हुआ होता है, आप इस कीबोर्ड के माध्यम से भी यूज़र ID, पासवर्ड वगैरह लिख सकते हो। अगर आप इस वर्चुअल कीबोर्ड को यूज़ करना चाहते हो, आप इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करते नीचे आपके सामने एक बड़ा कीबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। वहाँ पे जैसे A, B, जिस तरीके से भी आपको अपना यूज़र नेम देना है वो आप सेलेक्ट करते रहो और आप डायरेक्टली इसमें इनपुट दे सकते हो। बट ये वर्चुअल कीबोर्ड देने का रीज़न क्या है, क्यों देते हैं? ये फास्टर होते हैं फिजिकल कीबोर्ड से। मतलब अगर बाहर कोई कीबोर्ड हम यूज़ लेते हैं बाहर से अटैच करके, उनसे ये फास्ट होते हैं, ऐसा तो कोई रीज़न नहीं होता। दे कैन ईजिली फिट ऑन द स्मॉल स्क्रीन। हम इन्हें इसलिए यूज़ लेते हैं कि ये छोटी सी स्क्रीन पे अच्छे से फिट हो जाते हैं। ये भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है। दे आर कन्वीनियंट टू द यूज़र। कन्वीनियंट का मतलब होता है ये वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करना ईजी होता है। बट आप बताओ कि फिजिकल कीबोर्ड तो आपके सामने रखा हुआ है, आप उसके ऊपर डायरेक्ट की प्रेस करो और ये फास्ट ज़्यादा हो जाएगा फिजिकल वाला वर्चुअल के कंपैरिजन में, और ये ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत है। फिर लास्ट बोल रहे दे अलाउ यूजर टू टाइप पासवर्ड सिक्योरली। हाँ, वर्चुअल कीबोर्ड देने का मतलब ये होता है, क्या पता आपके कीबोर्ड के ऊपर की लॉगर लगा रखा हो किसी ने, जिससे आप कोई भी की प्रेस करोगे तो उसका पासवर्ड वो रिकॉर्ड करके रखेगा। और जब आप उस कंप्यूटर को छोड़ दोगे, आप अपना कोई और काम करोगे, या साइबर कैफे में जाके अगर आप कोई कंप्यूटर चलाते हो तो कीबोर्ड के ऊपर की लॉगर लगा हो सकता है। आप जो जो की को प्रेस करोगे वो सब की एक के बाद एक उसमें रिकॉर्ड कर ली जाती है। आपके जाने के बाद देखा जाता है आपने क्या क्या लिखा था कीबोर्ड के ऊपर। इन चीज़ों से बचाने के लिए, पासवर्ड्स को सिक्योर करने के लिए, ताकि वर्चुअल कीबोर्ड पे तो कोई कुछ नहीं लगा सकता, ये सारा हैंडल किया जाएगा उस पर्टिकुलर बैंक के द्वारा। तो ये पासवर्ड टाइप करने में थोड़ा सिक्योर होते हैं। करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.625 बेस 10, मतलब ये एक डेसिमल का नंबर है, उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब भी किसी डेसिमल नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट करना है या किसी अदर स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, बेस रूल मैंने आपको बताया है, पॉइंट यहाँ पे लगा लेते हैं। पहले की संख्या को हमें क्या करना है? डिवाइड। किससे? जिस नंबर में कन्वर्ट करना है। बाद वाली संख्या को क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? जिसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है। अब नंबर पॉइंट से पहले तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बाद में है 675। 675 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। 16 से क्यों किया? क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। 16 पंजे 80, 8, 16 साते 112, 112 और 8 हो जाएंगे 120। 120 का यहाँ पे 0 लगेगा, 12 चली जाएगी हासिल। 16 छीके 6 छिक 36, 6 कम 6 और 3 9, 16 छिक 96, 96 को इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा 108। 108 नंबर कितने डिजिट का था? 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो, इसको एक बार और 16 से मल्टीप्लाई करो। समझ गए? नंबर अपने को यहाँ पे 3 ही रखने हैं क्योंकि ये 3 नंबर का ही नंबर है। 10 जो है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। फिर से 16 से मल्टीप्लाई करो तो 0 0 और 16 8 128। 128 का 8 यहाँ पे आ जाएगा, 12 बाहर चला जाएगा। अब जब नंबर रिपीट होने लग गया तो आप अब इसको कितनी बार भी 16 से मल्टीप्लाई करो। 16 8 128, 12 बाहर आ जाएगा, 8 अंदर चला जाएगा। जब संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। बाकी आंसर देखो 2 डिजिट में ही देना है। अब 10 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? 10 को लिखा जाता है A, 11 को लिखा जाता है B, 12 को लिखा जाता है C, 13 को लिखा जाता है D, 14 को E और 15 को लिखा जाता है F। नंबर हमें इसमें जो आंसर आएगा वो हमें देना कैसे है? ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। पहले था 10, 10 को लिखते हैं A, तो पहला आंसर हो गया A, और दूसरा है 12, 12 को लिखते हैं C, AC। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा .AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेक्स्ट। कंप्यूटर किसी टेक्स्ट को कैसे समझता है, और टेक्स्ट क्या है? केस। हमें कौन सी लैंग्वेज में लिखना है? 7 बिट आस्की कोड के अंदर। आस्की कोड में आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। जब ये इसे लॉन्च किया गया था तो ये 7 बिट के अंदर लॉन्च हुआ था। देन आपको पता है इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी था जो 8 बिट के अंदर भी होता है। सो कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए आपको
क्वेश्चन में बता दिया। आपको ये जो केस है उसे मशीन भाषा में, बाइनरी भाषा में कंप्यूटर किस तरीके से समझेगा, तो उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। स्मॉल ए बाइनरी लैंग्वेज में कितने आस्की कोड के अंदर कितने नंबर पे डिफाइन किया गया है, इसे करते हैं 97 पर डिफाइन। मतलब आप 97 पे जब आओगे, 0 1 2 3 4 97 तक जब आओगे तो कीबोर्ड पे आप ए प्रेस करोगे, वो आस्की कोड में उसका मतलब है 97। और कैपिटल ए कितने पे आता है, 65 पे। बी किस पे आएगा, 66 पे। सी किस पे आएगा, 67 पे। तो एक छोटा सा चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट पूछूं कैपिटल एक्स कितने पे आएगा, तो इसमें सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट की काउंटिंग पता होनी चाहिए कि ए जो है उसे 1 नंबर देते हैं, बी को 2, सी को 3। रीजनिंग में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। एम होता है 18 पे, ओ होता है 15 पे, पी होता है 16 पे। इस तरीके से आपको ये नंबर याद होने चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ, ए अगर हमारा फर्स्ट नंबर है तो हमारा लास्ट नंबर कौन सा है, जेड। वो कितने पर है, 26 पर। समझ के आप इस बात को एकदम अच्छे से समझना, ताकि डायरेक्ट जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे, अलग अलग अल्फाबेट, आप डायरेक्ट भी निकाल सको कि हमें इसका डायरेक्ट बाइनरी निकालना है। ए 1 पे है, पहला कैरेक्टर ए है, इसके आगे कितने और कैरेक्टर आ गए, इसके आगे और टोटल रह गए 25 कैरेक्टर। और 26वां कैरेक्टर अगर ए को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 26वां कैरेक्टर कौन सा होता है, जेड। अगर आपको डायरेक्ट पूछे जेड कितने पे आता है, तो आपको पता है ए आता है 1 पे, इसके आगे 25 कैरेक्टर और हैं, 25 अल्फाबेट और हैं, तो आप इनको जब ऐड करोगे तो आपको लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा, मतलब 26वां, और ये होता है जेड। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक्स कितने पे आएगा, डायरेक्ट एक्स का नंबर आता है 24 पे, बट पहला लेटर यहाँ पे आ चुका है, तो आगे कितने रह गए, 23। एक के अंदर जब हम ऐड करेंगे 23 को तो क्या कहलाएगा, तो क्या आएगा 24, और 24 पे किसे डिफाइन किया गया है, एक्स को। अब अगर हम डायरेक्ट बात करें ओ की, ओ कितने पे आएगा, तो ओ को डिफाइन करते हैं 15 पे। 1 के अंदर हम कितने नंबर ऐड करें कि हमें 15वां नंबर मिल जाए, तो 1 के अंदर हमें ऐड करना पड़ेंगे 14 क्योंकि पहला कैरेक्टर आ गया, आगे कितने रह गए 14, इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 15 पे डिफाइन किया गया है ओ को। आपको जब भी डायरेक्ट कोई लेटर पूछा जाए कि ये लेटर कितने नंबर पे आएगा, तो आपको क्या करना है, जितने नंबर पे उस लेटर को डिफाइन करा था, जैसे एक्स को 24 पे, आपको 1 में सिर्फ ऐड करने हैं सिर्फ 23। आपको 1 में, क्योंकि पहला कैरेक्टर जो है आ चुका है, तो आपको आगे 23 ही नंबर ऐड करने हैं ताकि आप 24वें लेटर तक पहुंच सको। अब ये रूल आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकाल सकते हो। स्मॉल ए को 97 पे और कैपिटल ए को 65 के ऊपर। पहला लेटर है सी, सी कैपिटल के अंदर है, कितने नंबर का है, 3 नंबर पे आता है सी। 65 के अंदर आप कितने और ऐड करोगे, आपको 2 ही नंबर ऐड करने हैं। 65 हो गया ए, 66 पे होता है बी और 67 पे होता है सी। आपने कितने नंबर और ऐड किए, सिर्फ 2 ऐड करोगे आपको कितने मिलेंगे, 67। सी को डिफाइन किया गया है 67 पे। स्मॉल ए डायरेक्ट निकल जाएगा 97 पे। कैपिटल एस देखो कितने पे डिफाइन है, तो कैपिटल एस के लिए आप ए पे जाओ, ए कितने पे है, 65 पे। एस आता है 19 पे, आपको कितने नंबर ऐड और करने हैं, सिर्फ 18 ऐड करो, 8 5 13 और 1, ये हो जाएगा 83। एस आएगा 83 पे। फिर आता है स्मॉल में ई, तो स्मॉल ए निकाल लो आप 97। ई आता है 5वें नंबर पे। रीजनिंग में अल्फाबेट पे बात करें, ई आता है 5वें पे। नंबर कितने ऐड करने हैं, ए तो आ चुका है, 4 नंबर और ऐड करने हैं। 97 में 4 ऐड करेंगे 101, तो स्मॉल ई आ जाएगा यहाँ पे 101 पे। अगला टास्क क्या है हमारा, इसको बाइनरी के अंदर लिखना। तो जैसे मैंने आपको बताया किसी भी नंबर को 7 बिट में लिखना है, आप सबसे पहले क्या करो, सीरीज लिख लो, प्लेस वैल्यू लिख लो 1 2 4 8 16 32 और 64। ये नंबर अब कितने बिट का हो गया, 7 बिट का। पहला लेटर लिखना है आपको सी, 67 पे, तो 64 पे 1 लिख दो। 67 में से 64 गए, 3 बचे, 2 पर लिख दो और 1 पर लिख दो, बाकी सब कर दो 0। ये होता है सी का बाइनरी। जब आप कीबोर्ड पे सी टाइप करते हो, कंप्यूटर इस वाली लैंग्वेज को समझता है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेगा 0101 की फॉर्म में, देन वो इसी लैंग्वेज को पढ़ पाएगा और इसी पे वो काम करता है। 97 को करने के लिए 64 पे आप 1 लिख दो, 97 में से 64 को यहाँ पे माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 3 और 3 33 के लिए 32 को ले लो और सबको 0 कर दो, लास्ट में 1 कर दो, 33 हो गए। ये लिखा जाएगा स्मॉल ए। कैपिटल एस के लिए हम क्या करेंगे, 83, तो 64 को तो लेना ही है। 83 में से 64 को माइनस कर दो, 6 और 3 9, 7 में से 6 गए 1, 19 और लेने हैं हमें, तो एक तो आप 16 ले लो, 3 और लेने हैं, 3 के लिए 2 ले लो और 1 ले लो, ठीक है, बाकी आप कर दो 0। अब ई की बात करें 101, तो 64 ले लो 32 ले लो, दोनों कितने होते हैं, 96।
96 के बाद 101 में 5 और लेने, तो 4 ले लो और 1 ले लो, 5 हो गए, बाकी कर दो 0। ये हो गया, आपने केस को लिख लिया बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जिसे मशीन समझेगी। अब देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा मैच कर रहा है। फर्स्ट लेटर है सी, तो 1 0 0 0 0 1 1 इसमें है, इसमें भी है, ये तो कैंसिल ही कर दो, पहला लेटर गलत है और ये भी कैंसिल कर दो। तो 2 ऑप्शन तो आपके यहीं पे एलिमिनेट हो गए। अब बाकी आपको 2 में से देखना है। फिर अगला है 1 1 0 0 0 0 1, ये आपको इन दोनों में नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई। थर्ड है 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1, ये वाला मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन गलत है। बाय डिफॉल्ट आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बट यहाँ पे ये नंबर एक गलत आ गया आपका, तो ये कोई लिखने में मिस्टेक हुई है। लास्ट नंबर है 1 1 0 0 1 0 1, तो ये बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसे आप करेक्ट कर लेना। स्मॉल ए का इस तरीके से ही बाइनरी लिखा जाएगा और इस तरीके से ही आपको ये नंबर चेंज करना है। और अगर आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत आ रही है कि ए की बाद हम 18 को जोड़े, 17 को जोड़े, तो आप क्या करो, वैसे ही जोड़ लो कि ए 97 पे आता है, बी आएगा 98 पे, सी आएगा 99 पे। क्वेश्चन को गलत नहीं करना, जैसे भी करके अगर उस पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो उसको करना तो करेक्ट है। जो भी वे आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे करो। बाकी अगर इस तरीके से भी आप इसके 5 7 10 एग्जाम्पल कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको ये मेथड भी ईजी लगने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज इन EBCDIC। EBCDIC कोड में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में कौन सी न्यूमेरिक वैल्यूज को हम यूज लेते हैं? जोन नंबर को, अनसाइंड, पैक्ड या EB। EB तो कुछ नहीं होता, पैक्ड नंबर भी नहीं होते, अनसाइंड भी नहीं होते। जोन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज को यूज में लिया जाता है। जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज आप लिखते हो, बिट की फॉर्म में लिखते हो, 8 बिट के अंदर ये कोड लिखा जाता है। वो किस तरीके के नंबर को यूज करेगा? जोन नंबर को वो यूज लेता है। अब आपको अगर इन EBCDIC, ग्रे कोड, इनमें किसी भी तरीके के कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका टॉपिक वीक है, तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से पूरी प्लेलिस्ट इसकी बनाई हुई है, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से देख लेना। सो ये आपको हेल्प करेंगे जो IE का सिलेबस है उसमें आपको जो भी नंबर सिस्टम दे रखे हैं सारे क्लियर करने में। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज फॉर यूजिंग क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्लिपिंग जो हम यूज लेते हैं उसका रीजन क्या है, पर्पज क्या है? कॉपी करना? नहीं। जूमिंग करना? नहीं। एडिंग ग्राफिक्स को, क्लिपिंग के माध्यम से हम ऐड करते हैं ग्राफिक्स को? नहीं। हम उसमें से कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस होती है, उनको रिमूव करने के लिए क्लिपिंग का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी आउटपुट डिवाइस ऑफ ए ग्राफिक सिस्टम। एक तरह का ग्राफिक सिस्टम है और प्राइमरी जो बेसिक आउटपुट डिवाइस है वो बतानी है। प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट है। स्कैनर को तो हटा ही दो, इनपुट डिवाइस है। नीदर स्कैनर नोर वीडियो मॉनिटर, नीदर का नहीं है। एक तो होता है वीडियो मॉनिटर, ये भी आउटपुट है। अब आप मुझे सोच के बताओ, आपको इन दोनों में से ज़्यादा ज़रूरत, इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन सा है? ग्राफिक सिस्टम पे बेस्ड हम बात करेंगे, वीडियो मॉनिटर जो होता है वो हमारी प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, इसके बिना हम काम नहीं कर सकते। प्रिंटर तो एक एक्स्ट्रा आउटपुट डिवाइस है जिसमें अगर हमें इसमें जो भी हम डेटा देखते हैं उसको हार्ड कॉपी में अगर निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर का यूज लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडियो मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल दैट हेल्प्स इन जूमिंग, श्रिंकिंग, रोटेटिंग एट एक्स्ट्रा। ये जो सब ऑप्शन होते हैं इनका नाम क्या होता है? फिल्टर, इंटरपोलेशन, सैम्पलिंग या फिर नन ऑफ द अबव। ये टूल्स जो होते हैं, सैम्पलिंग देखो, एलिमिनेशन से ही देखो आप, सैम्पलिंग नहीं होता, नन ऑफ द अबव छोड़ो। और फिल्टर्स, क्या ये फिल्टर है? जूम करना फिल्टर थोड़ा ना होता है। श्रिंक करना मतलब उसको छोटा कर देना, रोटेट करना, उसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन डाउन टू अप, इस तरीके से रोटेट करना, ये कहलाता है इंटरपोलेशन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो होती है उनका हमें पूछा इनमें से किससे रिलेशन है? .cpp फाइल, .cs, .css, .cse। कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो होती है उनका एक्सटेंशन है .css फाइल से। और इसका फुल फॉर्म भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि CSS का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, GIF इज द एक्सटेंशन ऑफ विच फाइल। GIF का पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, फुल फॉर्म भी काफी एग्जाम में आता है। ये किसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है? बिट इमेज का, कर्सर इमेज का, या बिट और कर्सर दोनों का, या इमेज सोर्स फॉर्मेट का। GIF में हम एक एनिमेटेड इमेज बनाते हैं तो ये होता है इमेज सोर्स फॉर्मेट का एक एक्सटेंशन वर्जन। .जार जो फाइल होती है इज द एक्सटेंशन ऑफ विच फाइल। ये कौन सी फाइल का एक एक्सटेंशन है? जावा लैंग्वेज का, CVS जनरल फाइल का, जावा क्लासेस आर्चिव फाइल का, बिटमैप ग्राफिक जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप के फाइल का। तो देखो, जार जो फाइल्स होती हैं ये अगर आपने देखा है जब जावा का कोई ना कोई कोड आपके सिस्टम पे रन होता है वो होती है जार फाइल्स। तो जावा क्लासेस आर्चिव फाइल का ये एक एक्सटेंशन है। जावा लैंग्वेज का नहीं है, जावा के अंदर जो क्लासेस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, अपने जो कंप्यूटर है उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। .जार फाइल्स, ये जार फाइल जो होती है
ये एक तरह की जिप फाइल होती है। अब आप इसको जब भी इंस्टॉल करोगे, एग्जीक्यूट करोगे अपने कंप्यूटर में, तो इसके अंदर काफ़ी सारे फाइल्स होती हैं, वो सारे के सारे आपके कंप्यूटर में एज अ टूल या एज अ जो भी इसके प्रोग्राम हैं, जो भी इसके फंक्शंस हैं, वो सारे क्लासेस हैं, वो सारी की सारी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगी और काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मतलब लाइट जाए तो उसका डेटा अपने आप डिलीट नहीं होना चाहिए। इस टाइप की जो मेमोरी होती है, दैट कैन बी प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इन सेक्टर रेदर देन 1 बाइट एट अ टाइम। इनमें से कौन सी एक नॉन वॉलेटाइल है? देखो बात हो रही है रोम की, तो रोम नॉन वॉलेटाइल है। ये जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये प्रोग्राम की जा सकती है। मतलब अगर ये आपको मिले, आप इसके अंदर प्रोग्राम लिख भी सकते हो, इसमें से प्रोग्राम को डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने का जो तरीका है वो क्या है? सेक्टर के अंदर एक एक बाइट को डिलीट नहीं करोगे, पूरा सेक्टर ही आप क्या करोगे? डिलीट कर दोगे। एमपी रोम तो देखो होता ही नहीं है। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। जिस रोम के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ था, आप उसको इरेज कर सकते हो और वापस से प्रोग्राम कर सकते हो। फिर आती है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसे आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से डिलीट कर सकते हो, देन आप वापस से क्या कर सकते हो? प्रोग्राम कर सकते हो। बट देखो यहाँ पे एक चीज़ दी है, फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी क्या होती है? एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसको इलेक्ट्रिकली हम इरेज कर सकते हैं। इसका मतलब इस फ्लैश मेमोरी में कौन सी मेमोरी है? ईईपी रोम। ये फ्लैश मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है? ईईपी रोम से, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब ये जो रोम लगी होती है, अब डेफिनेशन वही रहेगी कि इसके अंदर डेटा तब तक रहेगा जब तक मतलब लाइट ना जाए या लाइट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा लाइफ लॉन्ग रहता है। और इसके अंदर जब डेटा को इरेज किया जाएगा तो वो सेक्टर में किया जाता है, ना कि बाइट बाय बाइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट प्लस। आप कंप्यूटर जो है वो किसको बोलते हो? एक तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्लस उसमें क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो मेन जो कंप्यूटर हम बोलते हैं वो क्या होता है? सीपीयू प्लस में उसकी इंटरनल मेमोरी, ये कहलाता है मेन आपका सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC बाय। इसके अंदर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट का हम यूज लेंगे? वो होती हैं 8 बिट। अभी पीछे मैंने आपको बताया था EBCDIC का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और ये 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर जो नंबर यूज लेते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? जोन नंबर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल इज ए। ओरेकल क्या है? वर्ड प्रोसेसर नहीं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल क्या है? डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईयर डायग्राम इज ए ग्राफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग। ईयर डायग्राम का फुल फॉर्म क्या है? ई का मतलब होता है एंटिटी और आर का मतलब होता है उन एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। ये किस चीज़ को दिखाता है? ग्राफिक्स की फॉर्म में, मतलब एंटिटी इस तरीके से लिखते हैं और इसके बीच में अगर कोई रिलेशन बनाना है तो हम ये डायगोनल को यूज़ करते हैं। फिर इनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है? 1 to many है, many to 1 है, ये दिखाता है रिलेशन। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी कीज़ को और उनके रिलेशन को? नहीं। प्राइमरी कीज़ और उनके रिलेशन से इंस्टेंस को? नहीं। एवरी एंटिटी क्लासेस को और उनके बीच में रिलेशन टू द प्राइमरी कीज़? तो ये भी नहीं है। ये एक्चुअल में दिखाता है आपकी एंटिटीज़ को और उनके बीच में रिलेशंस को। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज आर कंटेन्ड इन डेटाबेस। कौन से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अंदर कंटेन किए जाते हैं, रखे जाते हैं? या इसको ये बोले कि डेटाबेस के ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? टेबल, क्वेरी, फॉर्म या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो डेटाबेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम किसके अंदर कंटेन करते हैं? वो हम करते हैं टेबल्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। फॉर्म क्या होता है? कोई रूप, किसी का कोई रूप, जैसे एज अ टेबल फॉर्म, इस तरीके से हम यूज लेते हैं। क्वेरी क्या होती है? इस टेबल में से आप एक फॉर्मूले को यूज करके डेटा को बाहर निकालना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम है स्टूडेंट का, यहाँ पे उसकी फीस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट चाहिए तो आप एक ऐसी क्वेरी लिखो जिसमें सिर्फ आप कॉन्टैक्ट की ही अलग से लिस्ट निकाल सको, और जैसे ही आप क्वेरी रन करोगे आपको सिर्फ एक कॉलम मिलेगा, उसके अंदर क्या होंगे? बच्चों के सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। इस टेबल में से, पूरी टेबल में से आपको जो भी चीज़ चाहिए सॉर्टिंग करके, अरेंज करके, तो आप क्या कर सकते हो? क्वेरी लिख सकते हो और फिर उस डेटा को प्राप्त कर सकते हो। तो क्वेरी तो एक मेथड है, एक फॉर्मूला है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट किस में कंटेन किए जाते हैं? वो किए जाते हैं टेबल्स के अंदर। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? नोट को ध्यान रखना। ओरेकल की तो अभी बात हमने लास्ट में की थी। ओरेकल तो होता है, MySQL भी होता है और MongoDB, ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। बट माइक्रोसॉफ्ट, ये तो एक कंपनी का नाम है,
जो विंडोज़ के ऊपर काम कर रही है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ये करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कोई डेटाबेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ एन इमेज इन द इमेज टैग। हम इमेज टैग के अंदर यूआरएल देने के लिए कौन से एक एट्रीब्यूट का यूज लेते हैं? तो किसी टैग के अंदर अगर हम उसकी कोई एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, जैसे इमेज कहाँ से प्राप्त करोगे? वो होता है सोर्स। तो सोर्स एक एट्रीब्यूट हो गया। अब उस सोर्स के अंदर आप इस जगह आप उस इमेज को आपने कहाँ सेव कर रखा है वो यूआरएल दोगे, उसका एड्रेस दोगे, उसकी लोकेशन दोगे। अब उसका बॉर्डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बॉर्डर हो गया। उसकी हाइट हो गई, उस इमेज की हाइट कितनी होनी चाहिए वो आप दे दो, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए वो आप दे दो। तो ये सोर्स, बॉर्डर, हाइट, वेट, ये इमेज टैग के एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ये बोल रहा है कि विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई यूआरएल ऑफ द इमेज इन इमेज टैग। तो सोर्स देने के लिए, यूआरएल देने के लिए आप कौन से एक एट्रीब्यूट का यूज लेते हो? एसआरसी। एचआरईएफ क्या होता है? जैसे आप हर वेब पेज के नीचे देखते हो नेक्स्ट, आप इस नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो ये आपको अगले पेज के ऊपर लेके चला जाता है। हाइपर लिंक प्रोवाइड करवाने के लिए हम एचआरईएफ एट्रीब्यूट का यूज लेते हैं। किसके अंदर ये डिफाइन होता है? ए टैग के अंदर, एचआरईएफ। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या चीज ओपन होनी चाहिए? उसका एड्रेस आप यहाँ पे दोगे। एल्ट होता है ऑल्टरनेटिव और टाइटल, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूआरएल देने के लिए एसआरसी का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इन HTML। बैकग्राउंड कलर किसी टेक्स्ट का, किसी एलिमेंट का क्या होता है? पूरा पेज है, इसके अंदर जैसे मान लेते हैं हमने रेड कलर में लिखा हुआ है A, B और C। तो ये फॉन्ट जो दिख रहे हैं आपको ये तो है रेड कलर के। बट अगर बात करें इसके बैकग्राउंड का, तो इसका बैकग्राउंड कैसा है? इसके पीछे कौन सा कलर है? वो है व्हाइट। ये बैकग्राउंड एट्रीब्यूट अगर आपको यूज लेना है तो आप इनमें से कौन से वाले एट्रीब्यूट को यूज लोगे? कैसे बैकग्राउंड कलर को हम डिफाइन करते हैं? बीजी से, बीजी कलर, बैकग्राउंड या स्टाइल। तो देखो क्या होता है, किसी एलिमेंट का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम करते हैं बीजी कलर से डिफाइन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई विड्थ ऑफ एन एलिमेंट इन HTML। HTML की विड्थ को डिफाइन करने के लिए कौन सा एक एट्रीब्यूट है? तो वो है विड्थ, इसका नाम यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स यूजेस टेलीफोन लाइन्स। आप अगर कोई नेटवर्क बनाते हो उसमें किस प्रकार के नेटवर्क में टेलीफोन लाइन का हम यूज लेते हैं? वैन में, लैन में, पैन में या नन ऑफ द अबव। तो टेलीफोन लाइन्स का आपको ध्यान होगा, पहले थोड़ा सा और पहले चलें। टेलीफोन लाइन के माध्यम से हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते थे और सबसे पहले आपके पास में जैसे BSNL का कनेक्शन लिया तो BSNL वालों का एक फ़ोन लगता था और जब तक वो फ़ोन वर्किंग में नहीं आ सकता तब तक आप नेट नहीं चला सकते थे। तो जब भी आपका नेट चला जाता तो आप उस फ़ोन को चेक करो, अगर वो रिंगिंग पे है, अगर वो काम कर रहा है तो मतलब आपका नेट चलना चाहिए। इस तरीके से बनाया गया एक नेटवर्क जो टेलीफोन की लाइन्स का यूज़ लेता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब इंटरनेट से जुड़ने के लिए या इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए भी हम टेलीफोन लाइन्स के द्वारा बनाया गया नेटवर्क भी यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए फुल्ली कनेक्टेड मैश नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी थी ये, अभी हमने कंप्लीट की है। विथ 10 कंप्यूटर्स, टोटल नंबर ऑफ केबल पूछी है कितनी हमें रिक्वायरमेंट है। मैश टोपोलॉजी में देखो क्या हमने देखा था, जैसे 4 नोड है ABCD, फुल्ली कनेक्टेड मैश। मैंने आपको बोला था या तो वो फुल्ली कनेक्टेड देगा या मैश भी अगर देगा, और टोटल नंबर ऑफ केबल अगर हमें पूछ रहा है तो हमें बाय डिफॉल्ट यही लेके चलना पड़ेगा कि वो फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी है। A B से कनेक्टेड है, A C से और D से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इस नेटवर्क के अंदर प्रत्येक कंप्यूटर डायरेक्ट सभी बाकी कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे नोड गिनो कितनी है? 4। केबल हमने कितनी यूज़ की? 1 2 3 4, अब ये वाली हो गई 5 और ये हो गई 6। 6 केबल आपने यहाँ पे यूज़ की। फॉर्मूला क्या बताया था आपको? जितनी नोड होती है उसको आप मल्टीप्लाई करो n-1 से, डिवाइड कर दो 2 से। अब इस फॉर्मूले को आप यहाँ लगाओ। नोड कितनी है? 4। नोड का मतलब कंप्यूटर कितने हैं? 4। 4 में से 1 को माइनस करो 3, इसका डिवाइड कर दो 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये आ जाएगी आपकी कि आपको कितनी केबल की रिक्वायरमेंट है? 6 केबल की। मैच हो रहा है। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे 10 कंप्यूटर पे। अगर आपके पास में 10 कंप्यूटर हैं तो 10 और 10-1 मतलब 9, n-1 ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 पंजे 10, 5 9 45। टोटल नंबर ऑफ केबल कितनी चाहिए आपको? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये है क्या? नेटवर्क में OSI आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। इसमें 7 लेयर्स होती है। नंबर 1 लेयर कहलाती है फिजिकल लेयर, फिर होती है डेटा लिंक लेयर, देन होती है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर,
सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। टोटल मिला के 7 लेयर होती है। ये बात करें डेटा लिंक लेयर जो है, सेकंड नंबर की जो लेयर है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इनकमिंग जो बिट स्ट्रीम है उसके पास जो आएगी बिट स्ट्रीम, मतलब 1 by 1 जो बिट्स आ रही हैं उनको सिंपली रिपीट करना टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड। जो जो डिवाइसेस उससे और कनेक्टेड है उनको रिपीट कर देना। ये एरर फ्री कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती है अक्रॉस द फिजिकल लिंक कनेक्टेड प्राइमरी सेकेंडरी स्टेशन विद इन अ नेटवर्क। मतलब जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेशंस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है उनको एक एरर फ्री कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करवाती है। ये एक एंड टू एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मैसेज प्रोपोगेटेड थ्रू द नेटवर्क बिटवीन 2 डिवाइसेस। 2 डिवाइसेस के मध्य में जो भी डेटा आप सेंड करोगे वो एंड टू एंड कनेक्टिविटी के माध्यम से ये पहुंचा देती है। या फिर लास्ट है लॉजिकल कनेक्शन एट एप्लीकेशन लेयर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एप्लीकेशन लेयर पर लॉजिकल कनेक्शन को प्रोवाइड करवाना। तो ये तो आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एप्लीकेशन लेयर का डेटा लिंक से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। इनकमिंग बिट स्ट्रीम के ऊपर कौन सी लेयर काम करती है? फिजिकल लेयर। एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने का काम कौन सी लेयर का होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का, जो ये इंश्योर करती है अगर एक सेंडर ने मैसेज को भेजा तो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिसीवर नोड तक उस मैसेज को छोड़ के आना। पूरी फुल्ली गारंटी जो देती है ना वो कौन सी देगी? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। ये एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, स्टेशंस कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में, उनको एरर फ्री कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना। अब डेटा लिंक लेयर में ही हम बात करते हैं कि एक तो उस डेटा के अंदर कोई एरर है या नहीं है। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज होती हैं जैसे एरर कंट्रोल, एरर को चेक करना डेटा के अंदर, और अगर एरर पाई जाती है तो एरर को हटाना, एरर रिमूव करना या एरर को हैंडल करना, फ्लो को कंट्रोल करना। ये सब चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? डेटा लिंक लेयर की। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ ईमेल। ईमेल के फादर पूछा था यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, रे टॉमिल्सन, पॉल बकहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे टॉमिल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डम टर्मिनल हैव टर्मिनल्स एंड। डम टर्मिनल्स के पास में टर्मिनल होता है और क्या होता है? माउस होगा, स्पीकर होंगे, कीबोर्ड या माउस और स्पीकर दोनों हो सकते हैं। तो डम टर्मिनल कौन से होते हैं? इनकी अपनी कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, ये सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं और इनमें कुछ इनपुट दिया जा सकता है। अब डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे टर्मिनल है और इनपुट देने के लिए मेजरली जो है कीबोर्ड प्रोवाइड यहाँ पे करवाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथरनेट, टोकन रिंग, टोकन बस, ये किस चीज़ के टाइप हैं? तो ये टाइप होते हैं लैन के, लोकल एरिया नेटवर्क के। लोकल एरिया नेटवर्क में हम इन स्टैंडर्ड्स का यूज़ लेते हैं, इन स्टैंडर्ड्स को हम यूज़ लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? लैन से। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द 4th लेयर ऑफ ओएसआई। ओएसआई की चौथी लेयर कौन सी है? जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? पहली फिजिकल लेयर, सेकंड डेटा लिंक लेयर, थर्ड होती है यहाँ पे नेटवर्क लेयर और 4th नंबर की लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब पेज। वेबसाइट का जो एड्रेस होता है एक यूनिक नेम होता है, वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है? एक वेब ब्राउजर को, तो ब्राउजर तो वो होता है जहां पे जाकर हम उस साइट को ओपन कर पाएंगे। एक पीडीए को, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस नहीं, ये तो एक हार्डवेयर की बात कर रहा है। और लिंक, वो एक लिंक को स्पेसिफाई करता है, नहीं वो एक वेबसाइट को बताता है, किसी पर्टिकुलर एक वेबसाइट की आइडेंटिटी जो है वो बताता है उसका यूनिक नेम। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटकॉइन यूजेस विच टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन बहुत ही पॉपुलर नेम है, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज लेते हैं? नेफ्ट को, आईएमपीएस, आरटीजीएस या ब्लॉकचेन। तो ये बहुत ही पॉपुलर अब नाम हम काफी जगह सुनते भी हैं। ब्लॉकचेन के माध्यम से जो है ये बिटकॉइन काम करता है, इसके अंदर ये ही टेक्नोलॉजी यूज ली जाती है और ये बहुत ही सिक्योर होती है, रिवेल करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट एंड लुक इट अप इन ए टेबल टू सी वेयर इज द सेंड द पैकेट एंड सेंड सिग्नल ओनली टू द सिलेक्टेड डिवाइसेस। कोई डेटा पैकेट है, उस पैकेट को लेकर उसमें से डेस्टिनेशन, मतलब जिस भी डिवाइस को वो डेटा सेंड करना है, जिस डिवाइसेस को, पर्टिकुलर सिलेक्टेड डिवाइसेस को वो सेंड करना है, उन सबके डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है और पर्टिकुलर उन डिवाइसेस को ही वो सिग्नल जो है वो सेंड करती है। गेटवे नहीं, हब नहीं, ये काम होता है स्विच का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन याहू इज ए डैश ऑन द इंटरनेट। एक सर्च इंजन है, हेल्प इंजन है, कर्नल है, तो ये तो है नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसमिशन मीडिया। कौन सा एक ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पे है? मोडेम, हब, ब्रिज और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस आ जाती हैं। ट्रांसमिशन मीडिया एक्चुअल में क्या होता है? जैसे कोई सेंटर है, कोई रिसीवर है, इन दोनों के मध्य जो ये आप कनेक्शन देख रहे हो ये होता है ट्रांसमिशन मीडिया, या इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम।
अब ये वायर के थ्रू भी हो सकता है और ये वायरलेस भी हो सकता है। वायर में ऑप्टिकल वायर, ट्विस्टेड वायर, कोएक्सियल केबल, ईथरनेट केबल, इन सब के एग्जांपल हम देखते हैं। वायरलेस में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, जैसे इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव जो वेव्स होती हैं, वो रेडियो वेव्स जो होती हैं, उनके माध्यम से अगर हम डेटा सेंड करते हैं वो होते हैं वायरलेस कनेक्शन। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, कोई भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्जाम्पल इज नॉट ऑफ द ब्राउजर। ब्राउजर एक कौन सा नहीं है, वेब ब्राउजर और एक है सर्च इंजन। इन दोनों के ऊपर जितने भी तरह के ब्राउजर्स हैं, जो भी सर्च इंजन है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में और कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं। कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया था बेसिक अनुदेशक और सीनियर अनुदेशक वाले टाइम पे, तो वो आप वापस से उसको रिवाइज कर लेना। यहाँ से आपको लगभग सारे ब्राउजर मैंने क्लियर करवाए हैं और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अब वहाँ से देख लेना। तो कौन सा एक ब्राउजर नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, बाय डिफॉल्ट होता है विंडोज़ के अंदर। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। मोजिला फायरफॉक्स होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फेसबुक कोई एक ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स इन मैक एड्रेस। देखो मैक एड्रेस क्या होता है, इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सुना होगा लैन कार्ड। लैन कार्ड की वजह से हम कंप्यूटर को इंटरनेट पर कनेक्ट कर सकते हैं और मदरबोर्ड के ऊपर ये लगा होता है, इसके बाहर एक पोर्ट दिया होता है, उसमें हम ईथरनेट वायर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्टर कौन सा यूज़ लेते हैं, RJ45। बहुत बार हमने इसको रिवाइज किया है। और इस लैन कार्ड के ऊपर जो कंपनी इस लैन कार्ड को बनाती है वो इसके ऊपर इम्प्रिंट कर देती है, छाप देती है इसका एड्रेस। उसी को बोलते हैं हम मैक एड्रेस, उसी को बोलते हैं हम लैन एड्रेस, और उसी को बोला जाता है कंप्यूटर का अपना खुद का फिजिकल एड्रेस, कंप्यूटर का अपना खुद का एक एड्रेस। ठीक है, कितने बिट का होता है ये क्वेश्चन है, तो ये होता है देखो 48 बिट का। अगर बिट में बात करेगा, अगर आपसे बाइट में पूछे तो 48 को आप 8 से भाग दे दो, 6 बाइट का एड्रेस ये हो सकता है। करेक्ट आंसर 48। बिट और बाइट का यहाँ पे आप ध्यान रखना, उसने किस चीज के अंदर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी बॉट द पॉपुलर वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर स्काइप। स्काइप जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो सॉफ्टवेयर था, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम आपस में बातचीत कर सकते थे, उसे किस कंपनी ने खरीद लिया। गूगल ने, एसेंचर ने, ओरेकल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने। इसे देखो खरीदा था माइक्रोसॉफ्ट ने, 2011 के आसपास में इसको खरीदा था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेब ब्राउजर इज प्रोवाइडेड डिफॉल्ट विद विंडोज। विंडोज के साथ में बाय डिफॉल्ट जो वेब ब्राउजर प्रोवाइड करवाया जाता है, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजाइक, तो वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अभी लेटेस्ट की बात करें तो आप देखते हो माइक्रोसॉफ्ट एज। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप आईए 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल है यूट्यूब का जिसपे मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। आप यहाँ पे जाके आईए 2023 के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। इस तरीके से रेगुलर जो वीकली एक पूरा टेस्ट लिया जाएगा, हर बार उसका सोल्यूशन इस तरीके से ही वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चैनल आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाके आईए 2023 के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी। बाइनरी अगर नंबर सिस्टम करने हैं, वहां प्लेलिस्ट में आपको ये भी दिया हुआ है। एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड भी मैंने काफी सारी इसमें चीजें डाली हुई हैं। और अगर सिर्फ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने 83 वीडियोज में अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग से प्लेलिस्ट है। नेटवर्क में ओएसआई मॉडल आप यहाँ से कर सकते हो। और डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपको प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, आप इन वीडियोज को रेफर कर सकते हो। तो आपको जो टॉपिक पढ़ना है उस तरीके से आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। बाकी आईए 2023 के लिए हम पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें सारी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।